नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, जो इकोनॉमिक्स में हमारा चल रहा है टॉपिक, उसके आगे हम आज देखेंगे भारत और एमपीआई। भारत और एमपीआई ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि भारत में गरीबी के उपर्युक्त मानदंडों के आधार पर वर्ष 2011 के लिए 53.4% परिवार निर्धन माने गए हैं। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई का मूल्य 0.283 है। देखिए, गरीबी आकलन, असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी। अब इसमें देखिए संस्था, ग्रामीण और शहरी में क्या क्या इसमें निर्धारित किया गया है। तो योजना आयोग के अनुसार जो है 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति होना चाहिए और 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति शहरी। ग्रामीण का ये है और शहरी का ये है। तो ये ध्यान, ये जो भी डाटा है यहाँ आप देख लीजिए। सुरेश तेंदुलकर समिति में क्या था, 816 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय, और यहाँ पे है 972 प्रति व्यक्ति उपभोग, ठीक है, उपभोग व्यय। रंगराजन कमेटी में 972 रुपये है और यहाँ पे 1407 रुपये है। विश्व बैंक के हिसाब से $1.09 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है और यहाँ $1.9 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है। तो आंकड़े ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न यहाँ से भी दोस्तों बना देता है। दोस्तों, यहाँ लाइन बाय लाइन पढ़ना ही है, क्योंकि अगर आप सब सिविल सर्विस में लगे हैं तो वहाँ शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा और टाइम आपका बहुत चला जाएगा। निर्धनता के कारण, यहाँ देखिए, निर्धनता के कारण काजेज ऑफ पॉवर्टी। भारत में निर्धनता की समस्या की व्याख्या दो संदर्भों में की जाती है। एक क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निर्धनता, और आय के असमान वितरण के संदर्भ में निर्धनता। अब देखिए, विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निर्धनता क्या है, तो यहाँ देखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है, जिसमें निकट भविष्य में तीव्र विकास, बेहतर संभावनाएं विद्यमान हैं, परंतु समाज के प्रत्येक वर्ग तक आर्थिक प्रगति के लाभ न पहुंचना भारत में निर्धनता का मूल कारण है। एक विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारत में निर्धनता के निम्नलिखित कारणों की पहचान की जा सकती है। अब देखिए, इसमें पहला जो है यह है राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर, लो नेशनल इनकम। भारत में कुल राष्ट्रीय आय भारत की जनसंख्या की तुलना में अत्यंत कम है। वित्त वर्ष 16-17 में प्रति व्यक्ति निम्न राष्ट्रीय आय 103,219 मतलब 1,03,219 रुपये थी, जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 1,11,782 रुपये होने की संभावना व्यक्त की गई थी। इसका डाटा लेटेस्ट दोस्तों देख करके बताएंगे आपको। लगभग 125 करोड़ की जनसंख्या की दृष्टि से यह स्थिति भारत को निर्धन देशों की श्रेणी में रखती है। कितना? 125 करोड़ की जनसंख्या की दृष्टि से यह स्थिति भारत को निर्धन देशों की श्रेणी में रखती है। देखिए दोस्तों, आगे जो है जनसंख्या का अधिक दबाव। यहाँ देखिए, हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। भारत की अर्थव्यवस्था पे लगभग 125 करोड़ की विशाल जनसंख्या का दबाव है। भारत की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का कारण पिछले कई वर्षों में मृत्यु दर में कमी तथा जन्म दर का लगभग स्थिर रहना है। 1941 से 51 के बीच में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि 1% थी, जो 1991 से 2001 के दशक में 2.1% वार्षिक हो गई। वर्ष 2011 के दशक में कुछ कम होकर 1.7% वार्षिक रही। भारत में वर्ष 1991 में लगभग 83.8 करोड़, वर्ष 2001 में लगभग 102.8 करोड़ जनसंख्या थी, जो वर्ष 2011 में 121 करोड़ हो गई। कितना हो गई? 121 करोड़ हो गई। लगातार बढ़ती जनसंख्या निर्भरता भार
डिपेंडेंसी बर्डन में वृद्धि करती है, जिससे निर्धनता में वृद्धि होती है। निर्धनता का सबसे प्रमुख कारण तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या है, जो जीडीपी समृद्धि में होने वाली वृद्धि को निष्प्रभावी कर देती है। थर्ड में देखिए मुद्रास्फीतिकारी जाल, इन्फ्लेशनरी स्पायरल, वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि होना मुद्रास्फीति कहलाता है। मुद्रास्फीति लोगों की वास्तविक आय को कम करती है। यदि मुद्रास्फीति की स्थिति लंबे समय तक रहे तो गरीबी रेखा में बिल्कुल ऊपर के परिवार गरीबी रेखा के नीचे जाते हैं। पहले से गरीबी रेखा के नीचे के परिवार अत्यधिक निर्धनता की स्थिति पहुंच जाते हैं। यह स्थिति मुद्रास्फीतिकारी जाल कहलाती है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग इस स्थिति के प्रति संवेदनशील है। बड़ा एक वर्ग क्या बता रहा है? बड़ा एक वर्ग इसके प्रति संवेदनशील है। अब देखिए नेक्स्ट में चौथा नंबर में आपका है चिरकालिक बेरोजगारी व अल्प रोजगार। चिरकालिक बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। देखिए दोनों चीज़ें, भारत में चिरकालिक अल्प रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति पाई जाती है। कृषि के क्षेत्र में अदृश्य या छिपी बेरोजगारी से लेकर शहरी में शिक्षित बेरोजगारी तक की स्थिति पाई जाती है। बेरोजगारी के यह समस्या निर्धनता का मुख्य कारण है। देखिए अदृश्य और शहर में देखिए पढ़े लिखे लोग को नौकरी नहीं मिल रही है, तो वह शिक्षित बेरोजगारी हो गई। और गांव में एक खेत में जहां 5 आदमी काम करके अच्छा काम कर सकते हैं, वहां 20 लोग लगे हुए हैं, तो 15 लोग क्या हो गए? वह सब क्या हो गए? छिपी बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार भारत में वर्ष 2016 में बेरोजगारों की संख्या 17.7 मिलियन थी। कितना थी? 17.7 मिलियन थी। डाटा लेटेस्ट इसका अपडेट कर दिया जाएगा आप सबको मैसेज बॉक्स में दोस्तों। आगे देखिए 5वां नंबर है पूंजी की अपर्याप्तता। अपर्याप्त पूंजी कैपिटल डिफिशियंसी। देखिए उतनी पूंजी हमारे पास नहीं, तब क्या? तीव्र आर्थिक विकास एवं निर्धनता के अस्थायी समाधान के लिए पूंजी की पर्याप्त उपलब्धता आवश्यक होती है, परंतु भारत में पूंजी स्टॉक एवं पूंजी निर्माण की दर कैपिटल फॉर्मेशन रेट बहुत कम है। पूंजी की कमी से उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। यह स्थिति निम्न रोजगार स्तर और उच्च निर्धनता स्तर को जन्म देती है। क्या करती है? उच्च निर्धनता स्तर को कम करती है। अब दोस्तों देखिए आगे हम देखते हैं पूंजी की कमी माइनस उत्पादन क्षमता का निम्न स्तर माइनस रोजगार का निम्न स्तर माइनस निर्धनता का बराबर निर्धनता का उच्च स्तर। देखिए अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो निर्धनता क्या होगी? बढ़ जाएगी। छठा नंबर में है पुरातन सामाजिक संस्थाएं, आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन। भारत की सामाजिक संरचना एवं पुरातन परंपराएं भी कुछ सीमा तक निर्धनता को जन्म देती हैं। जाति प्रथा, जाति आधारित व्यवसाय की परंपरा, संयुक्त परिवार एवं उत्तराधिकार के नियम अर्थव्यवस्था के गत्यात्मक परिवर्तनों डायनामिक चेंजेज में बाधा उत्पन्न करते हैं। परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों ये पॉइंट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बनता है, तो इनको आप सब लाइन बाय लाइन देख लेना दोस्तों, क्योंकि आपका लंबा समय बर्बाद न हो, इसलिए आप सब एक बार पूरी बुक को सुन लीजिए और 2 से 3 बार सुन लेंगे तो आपको अवश्य लाभ पहुँच जाएगा। देखिए 7वां पॉइंट है आधारित संरचना का अभाव, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। निर्धनता एवं बेरोजगारी के अस्थायी समाधान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ऊर्जा, यातायात एवं संचार जैसी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति अत्यंत आवश्यक है। इन सुविधाओं तक सभी की सार्वभौमिक पहुंच से लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है। अब देखिए इसमें आय के असमान वितरण के संदर्भ में निर्धनता। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखेंगे? आय के समान वितरण के संदर्भ में निर्धनता। तो दोस्तों देखिए इसमें जो टॉपिक है, पॉइंट है,
आय का असमान वितरण भारतीय अर्थव्यवस्था का एक सर्वाधिक नकारात्मक पक्ष है। यह भी निर्धनता का एक प्रमुख कारण है। सरकार द्वारा प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम एवं अन्य उपायों के माध्यम से लोगों के बीच आय के अंतर को कम करने का प्रयास किया गया है, परंतु इससे निर्धनता को अस्थायी रूप से समाप्त करने में सफलता नहीं मिली है। नेक्स्ट देखिए है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER, ध्यान रखिए कई बार इसके फुल फॉर्म पूछा जाता है, के द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार देश के शीर्ष 20% धनी लोगों के पास देश के कुल आय का 53.2% भाग है, जबकि नीचे के 40% लोगों के पास कुल आय का मात्र 15.9% है। ये दोस्तों देखिए आज के समय आप सब खुद देख रहे होंगे। तो जैसे कुछ उद्योगपति उनके पास बहुत ज़्यादा धन है और जो गरीब जनता है, तो ये सब आप सब खुद देख रहे हैं इस समय समाज में किस प्रकार से असमान वितरण है। एकाधिकार जांच आयोग मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन के अनुसार देश के 1536 कंपनियां केवल 75 परिवारों के नियंत्रण में हैं। आय का असमान वितरण न केवल वर्तमान निर्धनता को प्रकट करता है, बल्कि यह धनी और निर्धन वर्ग के मध्य अत्यधिक अंतर भी दर्शाता है। देखिए निर्धनता को दूर करने के उपाय, मेजर ऑफ इरेडिकेट पॉवर्टी। मेजर ऑफ इरेडिकेट पॉवर्टी, निर्धनता दूर कैसे की जाए, समृद्धि कैसे लाई जाए, अब वो पॉइंट आप देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या हैं। देखिए भारत में व्याप्त निर्धनता को दूर करने के सभी उपायों की 4 श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जो निम्नवत है। सभी मेंस के टॉपिक लिखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको ध्यान रखिएगा। सकल घरेलू उत्पाद में समृद्धि के द्वारा निर्धनता का सामना करना, कम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू GDP ग्रोथ। सकल घरेलू उत्पाद में तीव्र समृद्धि प्राप्त करके निर्धनता के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। जब GDP की वृद्धि दर ऊंची होती है तब रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों को रोजगार उपलब्ध होता है, जिससे निर्धन वर्ग की आय में वृद्धि होती है। इस प्रकार धीरे धीरे निर्धनता की स्थिति से बाहर निकल आते हैं। क्या होता है, उसी से बाहर निकल आते हैं। अब देखिए रोजगार रहित विकास से बचना, एवॉइड जॉबलेस ग्रोथ। जब GDP में वृद्धि उत्तम प्रौद्योगिकी के कारण होती है और रोजगार का सृजन नहीं होता है, तो इसे रोजगार रहित वृद्धि कहा जाता है। निर्धनता केवल तभी कम होगी जब विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर में भी वृद्धि हो। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह प्रक्रिया पूंजी प्रधान तकनीकी के स्थान पे श्रम प्रधान है। क्या है, पूंजी प्रधान तकनीकी के स्थान पे श्रम प्रधान है। अब दोस्तों देखिए आय के वितरण में राजकोषीय तथा कानूनी उपयोगों के माध्यम से निर्धनता का सामना। तो राजकोषीय उपाय, फिस्कल मेजर में कराधान और आर्थिक सहायता से संबंधित निर्धनता कम करने के लिए सरकार प्रगतिशील कर प्रणाली को अपना सकती है। इसका अर्थ है कि धनी वर्ग की आय एवं संपत्ति कर ऊंची दर पर रखना। आर्थिक सहायता का अर्थ है कि सरकार की कर प्राप्तियों प्रयोग समाज के निर्धन वर्ग की खरीदी वस्तुओं हेतु सब्सिडी के रूप में किया जा सकता है। अब देखिए इसमें कानूनी उपायों में क्या क्या है वो देख लेते हैं। कानूनी उपायों में के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम शामिल है, जिससे अनुसार आवश्यक है कि नियोक्ता अपने कर्मचारियों अनुबंधित न्यूनतम मजदूरी प्रदान करे। कानूनी उपायों के अंतर्गत कृषि उत्पादों की खरीद के लिए आधार कीमत जैसी नीतियां शामिल हैं। आधार कीमत से अभिप्राय उस अनुबंधित न्यूनतम कीमत से है जिस पर किसानों के उत्पाद क्रय किए जाते हैं। देखिए शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन जैसे प्रावधान कानूनी उपायों के अन्य उदाहरण हैं जो समाज के निर्धन वर्ग के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक हैं। अब यहाँ देखिए जनसंख्या नियंत्रण द्वारा निर्धनता का सामना करना।
जनसंख्या में वृद्धि के कारण भारत की राष्ट्रीय आय में होने वाले वृद्धि की निर्धनता दूर करने के लिए अधिक सहायक नहीं सिद्ध हुई। भारत में प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय और जनसंख्या का अनुपात निम्न स्तर पर बनी हुई है। अतः निर्धनता को दूर करने के लिए जनसंख्या वृद्धि की दर पर नियंत्रण करना आवश्यक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कौन सा? जनसंख्या नियंत्रण द्वारा निर्धनता का सामना करना। अब नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक समृद्धि व्यापक प्रभाव पड़ेगा एवं प्रति व्यक्ति आय में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी और आर्थिक बचत तथा निवेश के माध्यम से आय में वृद्धि पर इसका गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा। अधिक आय का अर्थ होगा कि अधिक बचत, अधिक आय अर्थ होगा अधिक बचत। देखिए दोस्तों, अधिक निवेश, अधिक उत्पादन, अधिक रोजगार और अंततः निर्धनता में कमी। परिवार का आकार एवं निर्धनता दोनों प्रत्यक्ष रूप से अंतर संबंधित हैं। छोटे परिवार के पास वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता अधिक होती है, जबकि छोटे आकार का परिवार अपनी सीमित आय में सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। जनसंख्या के नियंत्रण से अतिरिक्त श्रम बल में कमी आएगी, जिससे श्रम की आपूर्ति एवं पूंजी स्टॉक के मध्य संतुलन स्थापित करने में सहायता मिलेगी तथा सहभागिता की दर में क्या होगी? वृद्धि होगी। सहभागिता की दर में वृद्धि होगी। अब सहभागिता की दर का देखिए, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन में वृद्धि का अर्थ है यदि अन्य दशाएं समान रहें तब निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या में लगातार कमी हो। अब निर्धनों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने वाले अन्य उपाय। जो निर्धन व्यक्ति है उसकी गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए? अदर मेजर ऑफ इन्हांसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर। अदर मेजर ऑफ इन्हांसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर। कृषि विकास, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो भारत की लगभग 49% जनसंख्या कृषि में संलग्न है। इसीलिए कृषि क्षेत्र में विकास के माध्यम से इस क्षेत्र में जुड़े लोगों के जीवन के स्तर में सुधार लाया जा सकता है। कृषि के यंत्रीकरण एवं आधुनिकीकरण के माध्यम से तथा उन्नत बीजों और सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करके किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है। छोटे किसानों को उचित आर्थिक सहायता तथा भूमिहीन किसानों को भूमि का स्वामित्व प्रदान करके निर्धनता को कम तथा समाप्त किया जा सकता है। अब देखिए, कीमत स्तर में स्थिरता। कीमत स्तर में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल। स्टेबिलिटी इन द प्राइस। कीमत में निरंतर वृद्धि होने से निर्धन वर्ग के जीवन स्तर में गिरावट आती है। कीमतों में स्थिरता निम्नलिखित उपायों के माध्यम से लाई जा सकती है। पहला है, खाद्य तथा अन्य सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि की जाए और दूसरा, निर्धन वर्ग के सामान्य उपभोग वाली वस्तुओं का वितरण उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से किया जाए। अब देखिए, इसमें है बेरोजगारी उन्मूलन, इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। निर्धनता के स्थायी समाधान के लिए बेरोजगारी के विभिन्न रूपों को समाप्त करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करके इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। विशेष रूप से कृषि संबंधी कुटीर उद्योग एवं लघु स्तर के निर्माण क्रियाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षित बेरोजगारी को कम करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा। देखिए, शिक्षित बेरोजगारी कम करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन प्रणाली को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब उत्पादन की तकनीकी में परिवर्तन, चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। प्रोफेसर गुन्नार मेडल के अनुसार भारत में उत्पादन की श्रम प्रधान तकनीक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनाई जानी चाहिए। इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और निर्धनता में कमी आएगी। देखिए, नेक्स्ट है निर्धनों की आधारभूत आवश्यकताओं का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ द पुअर। तो सरकार को निर्धनों की न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक शिक्षा आदि की पूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान, स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन्स। भारत में कुछ राज्य जैसे उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वोत्तर के राज्य आदि अत्यंत पिछड़े हुए एवं निर्धन हैं। सरकार को इन पिछड़े क्षेत्रों में निवेशकों की विशेष सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए ताकि वहां पूंजी निवेश और प्रोत्साहन दिया जा सके। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
ये सब गौर से देख लीजिएगा, ये सब छोड़िएगा नहीं। नेक्स्ट देखिए, प्रभावी एवं सार्वजनिक प्रणाली वितरण, इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के लिए खाद्यान्न तथा जीवन की अन्य अनिवार्यताओं की पूर्ति के स्थान पर एक से अधिक प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण एवं निरीक्षण के अंतर्गत खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से छूट प्राप्त दरों पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। क्या करना चाहिए? कराई जानी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये जो वैश्विक निर्धनता रैंक भारत के 26वें पायदान पर पुराना डाटा होगा दोस्तों, इसको हम अमेंड करेंगे। दक्षिण भारत के 5 प्रमुख राज्यों में बेहतर प्रदर्शन के फलस्वरूप भारत में बहुआयामी निर्धनता मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में काफ़ी गिरावट आई है। 2005-06 और 2015-06 के बीच में निर्धनता में 55% से घटकर 21% तक पहुंच गई है। विगत एक दशक में 102 विकसित विकासशील देशों में बहुआयामी निर्धनता के मामले में भारत की रैंकिंग 54 से घटकर 26वें पायदान पर आ गई है। यह एक बेहतर संकेत है, यह एक बेहतर संदेश है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अत्यधिक निर्धनता का यह अंतर्राष्ट्रीय माप है, अत्यधिक निर्धनता का यह अंतर्राष्ट्रीय माप है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और जो कुछ अगर गलतियां होंगी दोस्तों, उसको आप सब क्षमा करिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल आप सब अवश्य सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।